बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। प्रोफेसर ज़ुहैब अपने नए लेक्चर के साथ आपके साथ है। उम्मीद रखता हूँ कि अल्लाह के फजल व एहसान से आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, हम बीएससी मैकेनिक्स का चैप्टर नंबर 4 सेंटर ऑफ मास एंड ग्रेविटी पढ़ रहे हैं और इस सिलसिले में हमने इसकी एक्सरसाइज के पहले 6 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। अपने आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो इसको सॉल्व करेंगे और इसको अंडरस्टैंड करेंगे इंशाल्लाह। यहाँ पे मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन पे क्लिक कर लें ताकि आने वाले हर लेक्चर का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। लेक्चर पसंद आए, चैनल पसंद आए तो दोस्तों से लाजमन शेयर करें, कमेंट करें और वीडियो को लाइक कीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं अपना आज का क्वेश्चन। और क्वेश्चन की स्टेटमेंट है कि अ पोर्शन ऑफ a circular disc of radius r is cut off by a straight cut off length 2c। यानी एक सर्कुलर डिस्क हमें दी गई है जिसका रेडियस r है। इसका एक पोर्शन जो है उसको स्ट्रेट कट कर दिया जाता है, यानी सीधा काट दिया जाता है, जिसकी लेंथ 2c है। तो जब एक सर्कुलर डिस्क में से एक छोटा सा पोर्शन काट दिया जाए तो जो बाकी रिमेनिंग बच जाएगा उसका हमने क्या करना है, फाइंड द पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द लार्जर पोर्शन। उस पोर्शन का जो बाकी बच गया है उसका सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है। इसके बाद आगे है, इफ r इज इक्वल टू 1 फीट एंड c इज इक्वल टू 6 इंचेस, कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द मास सेंटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो जो सेंटर है इस सर्कुलर डिस्क का, उससे जो रिमेनिंग पार्ट है उसका जो सेंटर ऑफ मास हम निकालेंगे, उन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो भी हमने फाइंड करना है। तो ये हमारा क्वेश्चन है। आइए इसकी सबसे पहले तो हम एक सर्कुलर डिस्क यानी कि सर्कल ड्रॉ करते हैं। ये फर्ज करने के हमारे पास एक सर्कुलर डिस्क है जी। इसका हम ये ड्रॉ कर देते हैं। ये ड्रॉ हुआ, दोबारा ट्राई करते हैं। एक डायमीटर ड्रॉ कर दिया हमने, ये आ गया। इसका यहाँ पे सेंटर भी हम ड्रॉ कर लेते हैं। फर्ज करें कि ये हमारे पास इस सर्कुलर डिस्क का सेंटर है और इस सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हम लिख लेते हैं। सेंटर को हम डिनोट कर देते हैं O से और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 0 0। ठीक है जी। और यहाँ से स्ट्रेट कट के साथ इतना सा पोर्शन जो है वो क्या हो गया, काट दिया गया है। इस सर्कुलर डिस्क से निकाल दिया गया, यानी काट दिया गया ये वाला एरिया। इसको हम थोड़ा सा शो कर देते हैं इस कलर से ताकि डिफरेंशिएट रहे। तो स्टूडेंट, ये आप देख लें कि ये जो शेडेड एरिया है ये जो है ना इस सर्कल से हमने काट के अलग कर दिया है। तो बाकी इस एरिया के नाम हम रख लेते हैं कुछ। इसका नाम फर्ज कर लें ये है A, इस पॉइंट का नाम हम रख लेते हैं B, और इसकी जो लेंथ है वो हमें यहाँ पे ये 2C है। तो इतना सा हिस्सा इसको भी हम C से डिनोट कर देते हैं और इस पॉइंट से लेके यहाँ B तक इसको भी हम C से डिनोट कर देते हैं। तो दोनों को इकट्ठा करेंगे तो ये 2C बन जाता है। तब ये A, B और C तीनों हमने यूज़ कर लिए। इस पॉइंट का नाम हम रख लेते हैं D और इस पॉइंट का नाम हम रख लेते हैं E। ठीक है जी। तो ये A, B, E ये जो एरिया है ये हमारे पास शेडेड एरिया, इससे हमने काट के अलग कर दिया है। इसके बाद हमें ये भी दिया गया है कि इसका जो रेडियस है वो r के बराबर है। तो ये हमने यहाँ पे रेडियस भी ड्रॉ कर दिया। इसको हम डिनोट भी कर देते हैं, दिस इज r एंड दिस इज आल्सो r। इस एंगल को नाम हम रख लेते हैं थीटा। तो अगर ये एंगल थीटा है और ये एंगल 90 डिग्री है तो फिर ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाती है। तो यहाँ तक जितना हमने ये ड्राइंग बनाई है
इसको हम यहाँ पे थोड़ा सा डिस्क्राइब भी कर लेते हैं। तो ये हमने यहाँ पे लिख लिया, कंसिडर अ सर्कुलर डिस्क विद सेंटर O जिसकी कोऑर्डिनेट है 0 0, लेट अ पोर्शन ABE, ये जिसे हमने शेड किया हुआ है A से B तक, B से फिर E और E से फिर A, ये वाला एरिया शेडेड एरिया ABE of length 2C is removed from the circular disk as shown in the figure. Let R, ये जो R है, be the radius of the disk. Then, तो यहाँ से फिर हम आगे लिखते हैं, then from right angle triangle ODA, यहाँ से ODA, अब ये 90 डिग्री, ये थीटा, तो ये वाली साइड हो जाएगी हमारे पास बेस, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ से हमने एक्चुअली ये OD निकालना है, यानी बेस फाइंड आउट करनी है। उसकी भी रीज़न है, OD ये किसके बराबर होगी, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी OA का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी कि AD का स्क्वायर, और इसका हो जाएगा अंडर रूट। तो ये हमारे पास आ जाएगा, दिस इंप्लाइज OD हमारे पास आ जाएगा। अब OA किसके बराबर है, O से लेके A तक हमने R से इसको डिनोट किया हुआ है, तो ये R स्क्वायर हो जाएगा माइनस AD हमारे पास ये स्मॉल c के बराबर है, तो ये c स्क्वायर हो गया और ये अंडर रूट आ गया। तो ये हमारे पास एक चीज़ आ गई। अब हम मालूम करेंगे आगे फर्दर सिलसिला। हमने एक्चुअली करना क्या है कि ये जब ये एरिया हमने काट के अलग कर दिए, तो हमारे पास जो सर्कुलर डिस्क बाकी बच गई वो क्या है, इस पॉइंट A से ये B तक, और फिर इस सर्कुलर आर के साथ चलते 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 फिर हम इस A तक पहुँचे। तो ये जो लेफ्ट वाला जितना एरिया है ये वाला, इसका हमने मालूम करना है सेंटर ऑफ मास। ठीक है जी। अब यहाँ पे गौर से देखें, तो ये जो सेंटर ऑफ मास है, ये इसके इस पॉइंट O से ऊपर भी और इससे नीचे भी बॉडी सेम स्ट्रक्चर में मौजूद है। इसका मतलब ये होगा कि ये जो लाइन है ODE, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, या दूसरे लफ्ज़ों में लाइन ऑफ सिमेट्री है। तो यहीं के इसी के ऊपर हमारा सेंटर ऑफ मास भी होगा। इसको हम भी डिनोट कर देते हैं एक्स एक्सिस से, और ये हमारा लाइन ऑफ एक्सिस भी है, लाइन ऑफ सिमेट्री भी है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ODE is along x-axis and is, बल्कि एंड भी ना लिखें, ब्रैकेट में लिख दें, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। देयरफॉर तो क्या होगा, सेंटर ऑफ मास लाइज ऑन इट, इसी के ऊपर हमारा सेंटर ऑफ मास होगा। हेंस तो ऐसी सूरत में फिर क्या होगा, y जो है वो तो इस पूरी लाइन के ऊपर ज़ीरो रहेगा, जैसे यहाँ पे ज़ीरो है, तो ये तो रहा ज़ीरो, एंड x हम मालूम करेंगे, इसका फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है कि रिमेनिंग पार्ट का जो फार्मूला होता है वो बराबर होता है m1 x1 माइनस m2 x2 डिवाइडेड बाय m1 माइनस m2। इसको आप कह दें इक्वेशन नंबर 1, और यहाँ पे हम थोड़ा सा डिफाइन भी कर देते हैं कि इनमें m1 क्या है और m2 क्या है, और x1 क्या है और x2 क्या है। जी तो स्टूडेंट, ये हमने यहाँ पे इसकी डिफाइन भी कर दिया, वेयर m1 इज इक्वल टू मास ऑफ द सर्कुलर डिस्क, यानी ये जो पूरी सर्कुलर डिस्क है इंक्लूडिंग दिस पोर्शन, शेडेड पोर्शन, इस सारे का मास जो है उसको हमने डिनोट किया m1 से।
और m2 है मास ऑफ द रिमूव्ड पोर्शन, यानी ये जो शेडेड एरिया है जिसको हमने रिमूव कर दिया, इसका जो मास है इसको हम डिनोट कर रहे हैं m2 से। दूसरे लफ्ज़ों में ये क्या है, मास ऑफ ए बी ई, ये रिमूव्ड पार्ट का मास हो गया। इसके बाद है x1। x1 क्या है, x कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ सर्कुलर डिस्क, यानी सर्कुलर सेंटर ऑफ सर्कुलर डिस्क क्या है, ये O, और इसका x कोऑर्डिनेट यानी ये वाला 0, ये हमारे पास x1 है। और फिर आ जाएगा x2, और इसको मालूम करने के लिए हमें काफ़ी काम करना पड़ेगा। ये है x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ रिमूव्ड पार्ट, यानी ये जो रिमूव्ड पार्ट है इसका हमने मालूम करना होगा सेंटर ऑफ मास, सॉरी सेंटर, नॉट सेंटर ऑफ मास, सेंटर मालूम करना पड़ेगा। फ़र्ज़ किया वो यहाँ पे कहीं आएगा, और इसका y जो है वो तो डेफिनेटली इस पूरी लाइन के ऊपर 0 है, वो 0 आएगा। जो x कोऑर्डिनेट होगा वो एक्चुअली हमारा x2 होगा, तो वो अभी हमने फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हमें काफ़ी कुछ काम करना पड़ेगा। तो आइए आप क्वेश्चन को लेके आगे चलते हैं। ये सारी चीज़ें हमने फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम मालूम करते हैं m1 और m2। x1 तो हमने फाइंड आउट कर लिया हुआ है, जो कि इसके बराबर है, 0 के बराबर है ये वाला। तो वो हम आप यहाँ से लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज x1 इज इक्वल टू 0। ये हमने सबसे पहले फाइंड आउट कर लिया। इसको आप कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब हम लिखते हैं इफ रो इज द डेंसिटी of the circular disk, then, तो फिर क्या होगा, हम लिख सकते हैं रो बराबर है मास ऑफ द सर्कुलर डिस्क डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ द सर्कुलर डिस्क। ये क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये जो हमारे पास डिस्क दी गई है ये सॉलिड फॉर्म में नहीं है, यानी इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एरिया फाइंड आउट करने की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे मास रो बराबर होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम भी होता है, यहाँ पे होगा मास पर यूनिट एरिया। ठीक है जी। तो यहाँ से फिर हम लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज रो इज इक्वल टू, इसको हमने m1 से डिनोट कर दिया, और एरिया ऑफ सर्कुलर डिस्क बराबर होता है पाई आर स्क्वेयर, एक सर्कल का एरिया। तो यहाँ से फिर हमारे पास आ जाएगा दिस इम्प्लाइज m1 इज इक्वल टू रो पाई आर स्क्वेयर, और इसको हम कह देते हैं कि ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 आ गई। अब हम इसी पैटर्न पे मालूम करेंगे m2। इसके लिए फिर हम भी इस तरह लिखते हैं इफ रो इज द डेंसिटी ऑफ द रिमूव्ड पार्ट, ब्रैकेट में आप लिखने ए बी ई, देन, तो फिर क्या होगा, फिर रो हम मालूम करेंगे, रो इज इक्वल टू मास ऑफ ए बी ई, यानी रिमूव पार्ट का मास, डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ए बी ई, यानी रिमूव्ड एरिया का, रिमूव पार्ट का, इस रिमूव शेडेड एरिया का, शेडेड हिस्से का एरिया फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे मैं इसको ज़रा कॉपी करके नीचे भी ले जाता, तो ये मैंने ऊपर वाली फिगर को नीचे भी कॉपी कर दिया। अब यहाँ से हम लिख सकते हैं इसको दिस इम्प्लाइज, इसको हम लिख सकते हैं रो इज इक्वल टू मास ऑफ ए बी ई, ये हमने यहाँ पे ऑलरेडी लिखा है
मास ऑफ रिमूव पार्ट यानी मास ऑफ ए बी ई दैट इज इक्वल टू m2। तो इसको हमने लिखा यहाँ पे m2 डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ए बी ई। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा m2 इज इक्वल टू रो मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ ए बी ई। दिस implies m2 इज इक्वल टू रो इनटू, अब देखें ये एरिया है ए बी ई, इसका एरिया हमने फाइंड आउट करना है। ये शुरू हो रहा है ए बी और फिर ई और फिर ये ए, ये सारा शेडेड एरिया जितना है इसका हमने मालूम करना है एरिया। तो क्या अगर मैं इसको यूं लिख लूं, एरिया ऑफ ए बी ई, इसको मैंने ये लिख लिया, तो क्या गलत तो नहीं होगा? गलत है ये, ठीक है, ऑफ कोर्स गलत है, क्योंकि ये सारा एरिया इतना है ए डी ई, जबकि हमने मालूम करना है ए बी ई, ये सारा एरिया, ये सीधा सीधा इसका आधा है, ए डी ई हाफ है। तो इसलिए मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, इसको 2 से मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ। तो अब ये ठीक है कि अगर इस ए डी ई को हम एरिया इसका फाइंड आउट कर लें और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लें, तो वो इस ए बी ई के एरिया के बराबर आ जाएगा। तो इसको हम फिर यूँ लिखते हैं, दिस इम्प्लाइज m2 इज इक्वल टू रो इंटू 2 इंटू, अब आप देखें मालूम हमने करना है एरिया ऑफ ए डी ई, ये वाला एरिया, जैसे मैं ये वाला एरिया फाइंड आउट करना है, जैसे मैंने रेड से टिक कर दिया। तो ये एरिया एक्चुअली किस में 2 हिस्सों पे तकसीम है। एक हिस्सा है ये ओ डी ए, ये एक ट्रायंगल का हिस्सा है, और एक है ये ए डी ई, जिसे मैंने सिंगल लाइन से टिक किया है। तो ये जो इन दोनों को इकट्ठा करें तो फिर बनता है हमारे पास ये एक सेक्टर जो कि बराबर है ओ ए ई के बराबर, ऐसे। फिर देखें ओ, यहाँ से हम गए ए, वहाँ से हम आए ई और फिर वापस आए ओ। तो ये जो एरिया है इसको हम कहते हैं सेक्टर। सेक्टर क्या होता है? जो ऐसा एरिया जो 2 रेडियस के दरमियान में हो। ये भी एक आर रेडियस है और ओ से लेके ई तक ये भी आर के बराबर है, ठीक है जी। तो ये 2 रेडियस के दरमियान है, तो हम कह सकते हैं कि एरिया, ये एरिया ऑफ ए डी ई बराबर है एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए ई माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ डी ए, इसके बराबर। यानी ओ ए ई में से ये वाला एरिया निकाल दें ट्रायंगल का ओ डी ए का, तो ऑफ कोर्स बाकी रह जाएगा ए डी ई का एरिया, यही एरिया बाकी रह जाएगा, ए डी ई का एरिया। तो ये हमने किया। अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं इसका फॉर्मूला, दिस इम्प्लाइज m2 इज इक्वल टू रो इंटू 2। अब एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए ई किसके बराबर होगा? ये थीटा है, तो ये बन जाएगा, याद रहे अगर हमारे पास एक सर्कल दिया हुआ हो, ये वाला फर्ज किया, और हमने इसके ऊपर वाले हिस्से का इसका एरिया फाइंड आउट करना हो, तो क्या होगा? ये एंगल क्या बनता है? ये पाई बनता है या 180 डिग्री बनता है। तो इसको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? इसको फाइंड आउट करते हैं कि एरिया, ये एंगल डिवाइडेड बाय टोटल एंगल जो कि 2 पाई के बराबर है, और फिर इसका एरिया जो कि पाई आर स्क्वायर के बराबर होता है। तो इस पाई से ये पाई कैंसिल हो गया, बाकी रह गया हमारे पास पाई आर स्क्वायर बाय 2। तो याद रखें
और यही हम जानते हैं कि इसका एक हाफ सर्कल का फार्मूला होता है। अगर ये पूरे सर्कल का हम मालूम करें तो फिर हमारे पास एंगल क्या बनेगा, यहाँ तक पूरा 2 पाई के बराबर होगा, तो ऊपर भी 2 पाई डिवाइडेड बाय टोटल एंगल 2 पाई और मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास पाई आर स्क्वायर आ जाएगा, जो कि हम जानते भी हैं। तो अब हमारे केस में यहाँ पे क्या है, न्यूमिनेटर में थीटा है, एंगल थीटा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल इज थीटा, टोटल एंगल होता है 2 पाई और मल्टीप्लाई बाय करेंगे पाई आर स्क्वायर से, और माइनस हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो ये बराबर होता है 1/2 इंटू बेस इंटू आल्टीट्यूड। आई होप कि आपको समझ आ रही है इंशाल्लाह। तो ये आ जाएगा हमारे पास रो इंटू 2, बाकी आ जाएगा हमारे पास, अब यहाँ पे इस पाई से ये पाई कैंसिल हो गया, बाकी रह गया हमारे पास 1/2 आर स्क्वायर पहले लिख दिया, थीटा मैंने बाद में लिख दिया, माइनस 1/2 बेस हमने कैलकुलेट की हुई है ओडी, जो कि बराबर है आर स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ आर स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अंडर रूट। तो इसको हम फिर यहाँ पे भी लिख देते हैं, बेस की जगह आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अंडर रूट, और ऑल्टीट्यूड किसके बराबर है, ऑल्टीट्यूड हमारे पास ये है सी, तो यहाँ पे आ जाएगा सी, ये हमारे पास आ गया। यहाँ से फिर आ जाएगा और रो इंटू 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 इंटू 1/2 आर स्क्वायर थीटा, इस 2 से मल्टीप्लाई किया 2 इंटू 1/2 सी पहले लिख दिया, आर स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अंडर रूट कर दिया, और दिस इज इक्वल टू ब्रैकेट क्लोज्ड। तो यहाँ से आ जाएगा ये 2 से 2 कैंसिल, इस 2 से ये 2 कैंसिल, बाकी रह गया हमारे पास रो इंटू आर स्क्वायर। अब थीटा को देखें क्या लिख सकते हैं हम, यहाँ से ये हमारे पास ए डी परपेंडिकुलर है और ओ ए हाइपोटेन्यूस है, तो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस ये किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर सी। परपेंडिकुलर है हमारे पास सी और हाइपोटेन्यूस है हमारे पास आर, तो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस ये बराबर होता है साइन और एंगल है थीटा। तो यहाँ से अगर थीटा निकालना हो तो वो हमारे पास आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स सी ओवर आर। तो ये जो थीटा की वैल्यू है, इस थीटा की जगह हम पुट कर देते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा आर स्क्वायर इंटू ये साइन इनवर्स सी ओवर आर माइनस सी इंटू आर स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अंडर रूट ब्रैकेट क्लोज। सो दिस इम्प्लाइज हम लिख सकते हैं m2 बराबर आ गया रो इंटू लैम्डा। ये क्या लैम्डा आ गया, वेयर लैम्डा जो है ना, ये ब्रैकेट वाली सारी जितनी भी ये एक हमारे पास एक्सप्रेशन आ रहा है इसके बराबर है, वेयर लैम्डा इज इक्वल टू आर स्क्वायर साइन इनवर्स सी ओवर आर माइनस सी इंटू आर स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अंडर रूट। तो इसको आप कह दें, ये m2 हमने निकाला, ये हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन नंबर 4, और ये लैम्डा जो है ये हमारे पास आ गया इक्वेशन नंबर 5। ठीक हो गया जी। तो ये हमारे पास चीज़ें आ गई, x1 भी हमने निकाल लिया हुआ है, वो 0 के बराबर है। तो गोया इक्वेशन नंबर 1 में पुट करने के लिए अब हमने अब तक m1 भी फाइंड आउट कर लिया, x1 भी फाइंड आउट कर लिया, m2 भी मालूम कर लिया, नीचे के लिए m1 m2 ये भी आ गए। अब सिर्फ हमारे पास x2
बाकी रह गया है, तो ये हमने फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम लिखेंगे वी नो दैट, पहले आप ये लिख लें कि इक्वेशन ऑफ द सर्कुलर डिस्क इज किसके बराबर होती है, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू आर स्क्वेयर। यहाँ से हमने एक्चुअली y निकालना है, क्यों निकालना है वो आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। दिस इम्प्लाइज वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू आर स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू आर स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर अंडर रूट। ये हमारे पास आ गई y की वैल्यू। अब आप इसको देखें गौर से, ये ए बी ई, ये एक हमारे पास प्लेन है, प्लेन, और प्लेन का सेंट्रॉयड मालूम करने का फॉर्मूला हम जानते हैं किसके बराबर होता है, सिंस ए बी ई इज अ प्लेन रीजन, देयरफॉर इसका हमने जो सेंटर मालूम करना है वो हमारा x2 होगा, और उसका फार्मूला क्या होगा, इंटीग्रल एक्स वाई डी एक्स डिवाइडेड बाय इंटीग्रल वाई डी एक्स। ये हमारे पास इसका फार्मूला होगा। ठीक है जी, थोड़ा सा सही नहीं लिखा गया। ये हमारे पास आ जाएगा x2। ठीक है जी, तो इसकी जो वैल्यू है अब वो कहाँ से कहाँ तक है, अब आप देखिए हम मालूम कर रहे हैं सेंट्रॉयड या सेंटर इस शेडेड एरिया का, ए बी ई का, जो ये रेड समझ लें आप, ये वाला इलाका है, इसका हमने मालूम करना है एक्स कोऑर्डिनेट, क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट तो है ही 0 के बराबर, तो उसको हम x2 कह रहे हैं, राइट। लेकिन अब इसको हमने इंटीग्रेट करना है, तो इसकी वैल्यू कहाँ से शुरू हो रही है, देखिए ये हमारे पास पूरा किसके बराबर है, ये हमारे पास रेडियस है r के बराबर, ये 0 है, इस पूरी लाइन के ऊपर y 0 ही रहेगा, तो e के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, y कोऑर्डिनेट तो हो जाएगा 0, और ये सारा r के बराबर है, तो x कोऑर्डिनेट हो जाएगा r। अब ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, यहाँ से तो शेडेड एरिया शुरू नहीं हो रहा, शेडेड एरिया तो शुरू हो रहा है डी से, तो डी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, अब यहाँ पे आप देख लें डी के कोऑर्डिनेट्स, हम इसको अब मिटा देते हैं, तो अब आप डी के कोऑर्डिनेट्स देखें, यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस क्या है, डी के कोऑर्डिनेट्स, वाई कोऑर्डिनेट तो 0 ही रहेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस है आर स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर, तो यही इसका एक्स कोऑर्डिनेट होगा, अंडर रूट भी है। तो इसका मतलब ये हुआ अलोंग एक्स एक्सिस जो लिमिट है इस शेडेड एरिया की, वो शुरू होती है आर स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर अंडर रूट से, और एंड अप होती है इस आर के ऊपर, तो यहीं पे यही इसकी लिमिट आएगी। लिमिट स्टार्ट्स फ्रॉम आर स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर अंडर रूट टू आर, और इधर भी आ जाएगा आर स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर टू आर। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें, ये हो जाएगा इंटीग्रल एक्स वैसे ही रहा, y की जगह पे वैल्यू आ जाएगी ये जो हमने निकाली है, आर स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर अंडर रूट इंटू डी एक्स फ्राम आर स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर अंडर रूट टू आर डिवाइडेड बाय इंटीग्रल वाई डी एक्स है, तो y की फिर वैल्यू आ गई आर स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर अंडर रूट इंटू डी एक्स
फ्रॉम आर स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर अंडर रूट टू आर। अब हम इसको थोड़ा सा डिफरेंट सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा सा। दिस इम्प्लाइज x2 इज इक्वल टू इंटीग्रल, मैं पहले लिख लेता हूँ आर स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर अंडर रूट, एक्स मैंने लिखा बाद में, तो ये हो गया x इंटू डी एक्स फ्रॉम आर स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर अंडर रूट टू आर डिवाइडेड बाय, ये उसी तरह रहा, आर स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर अंडर रूट इंटू डी एक्स फ्रॉम आर स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर अंडर रूट टू आर। अब यहाँ पे आपने देखें कोई खास हमने चेंज नहीं की, लेकिन एक चीज़ हमने करनी है, वो क्या, x मैंने थोड़ा सा फासले पे भी लिखा है, इस एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव क्या होगा, ये माइनस एक्स स्क्वेयर है तो इसका डेरिवेटिव होगा माइनस टू एक्स। तो क्या किया हमने, इसको हमने माइनस टू से मल्टीप्लाई कर दिया और इधर हमने माइनस वन बाई टू से डिवाइड कर दिया। तो ये वाला हमने काम किया, तो इससे फिर हमारे पास इंटीग्रेशन आ जाएगी, क्योंकि अब इसका डेरिवेटिव मौजूद है तो इसकी जो पावर है वन बाई टू उसमें वन हम ऐड कर देंगे, तो ये रह जाएगा हमारे पास माइनस वन बाई टू, इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी आर स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, इसकी पावर वन बाई टू प्लस वन डिवाइडेड बाय वन बाई टू प्लस वन, और लिमिट आ जाएगी फ्रॉम आर स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर अंडर रूट टू आर एंड डिवाइडेड बाय, इसकी इंटीग्रेशन हम जानते हैं फार्मूला है, तो फार्मूला लगा दें, आर स्क्वेयर बाई टू इंटू साइन इनवर्स एक्स ओवर आर माइनस, यहाँ पे आ जाएगा एक्स इंटू आर स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर अंडर रूट divided by 2 and again limit is from r square minus c square under root से लेके r तक। अब हम इसके अंदर वैल्यूज पुट कर देते हैं, यानी ये जो लिमिट वाली वैल्यूज हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज x2 इज इक्वल टू, सबसे पहले हमने लिखा माइनस वन बाई टू, और ये हो जाएगा माइनस वन बाई टू। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये एक स्टेप हम चले ऐड कर लेते हैं, ठीक है जी, आर स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, इसकी पावर हो जाएगी थ्री बाई टू, इसी से डिवाइड करेंगे क्योंकि वन बाई टू प्लस वन ये भी थ्री बाई टू, और लिमिट वही फ्रॉम आर स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर अंडर रूट से आर तक, और डिवाइड कर दें आप इसी से, आर स्क्वेयर बाई टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन आर माइनस एक्स इंटू आर स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर अंडर रूट डिवाइडेड बाई टू, लिमिट फ्रॉम आर स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर टू आर। अब आप वैल्यू पुट कर दें, यहाँ पे इस टू से ये टू कैंसिल हो जाएगा, बाकी रह जाएगा हमारे पास माइनस वन ओवर थ्री। वैल्यू पुट करें, जब हम ये आर पुट करेंगे एक्स की जगह पे, तो ये आर स्क्वेयर माइनस आर स्क्वेयर हो जाएगा, तो ये सारा फैक्टर हो जाएगा ज़ीरो। दूसरी दफ़ा आएगा माइनस, अब ये x की जगह आ जाएगा आर स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर, तो हम लिखते हैं आर स्क्वेयर माइनस एक्स की जगह पे आ गया आर स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर अंडर रूट, लेकिन यहाँ पे चूंकि x नहीं है एक्स स्क्वेयर है, तो हम इसका स्क्वेयर भी ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा इसका स्क्वेयर, और फिर इसकी आगे पावर भी है थ्री बाई टू,
तो हम इसकी पावर भी ले लेते हैं 3/2 और ये ब्रैकेट हो जाएगी क्लोज, डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे देखें r² 2 साइन इनवर्स, अब ये है x की जगह पे पहले अब हम r पुट करेंगे तो r/r हो जाएगा, माइनस यहाँ पे अब हमने ये r पुट किया तो ये x² r² बन जाएगा, ये r² माइनस r² 0 हो जाएगा, तो ये सारा फैक्टर 0 बन जाएगा, लिहाजा हम यहाँ पे लिखते हैं 0। ये हो गया पहला फैक्टर। दूसरा जाएगा प्लस, नहीं माइनस आएगा यहाँ पे, ये होगा माइनस। अब यहाँ पे ये पुट करें r² 2 साइन इनवर्स, x की जगह आ जाएगा r² माइनस c² अंडर रूट डिवाइडेड बाय r, और माइनस आ जाएगा यहाँ पे, अब इस x की जगह ये आ जाएगा r² माइनस c² अंडर रूट डिवाइडेड बाय भी कर दें 2, और आगे आ जाएगा r² माइनस, अब x की जगह आ जाएगा ये वाली वैल्यू r² माइनस c² अंडर रूट, और चूंकि ये स्क्वेयर है तो इसको हम स्क्वेयर भी कर देंगे, और ये सारा जो है r² माइनस x² अंडर रूट में है, तो यहाँ पे इसके ऊपर एक और अंडर रूट भी आ जाएगा। आई होप कि ये पॉइंट आपको अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा, और यहाँ पे हम इसको ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। अब आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें, दिस इम्प्लाइज, ये -1/3 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 ही रह गया, फिर -1/3 को इस माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये प्लस हो जाएगा, इधर आ जाएगा r² माइनस, ये अंडर रूट है ये स्क्वेयर है, आपस में कैंसिल हो गए तो बाकी रह गया r² माइनस r², और ये हो जाएगा प्लस c², और इसकी पावर है 3/2। नीचे रह जाएगा क्या क्या, r²/2 साइन इनवर्स 1, r/r 1 के बराबर आ जाएगा, ये -0 ख़त्म कर देते हैं, माइनस, फिर इसकी बारी r²/2 साइन इनवर्स r² माइनस c² अंडर रूट डिवाइडेड बाय r, और फिर ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गए, और फिर साथ आ जाएगा r² माइनस c² अंडर रूट डिवाइडेड बाय 2। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये है r² माइनस, अब ये r² माइनस c² अंडर रूट है, ये स्क्वेयर है, आपस में कैंसिल हो गए, तो बाकी रह जाएगा r² माइनस r², और ये माइनस मिलके प्लस c², और इस सब के ऊपर ये वाला अंडर रूट भी मौजूद। यहाँ से हमारे पास r² से r² कैंसिल हो गया, c की पावर जो है वो स्क्वेयर है, इसके ऊपर 3/2 है, तो 2 से 2 भी कैंसिल, तो c³ रह जाएगा, और ये x2 के बराबर हम चल रहे हैं, तो दिस इम्प्लाइज हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 1/3 c³, नीचे यहाँ से r²/2 और इधर भी r²/2 है, ये कॉमन ले लेते हैं, बाकी रह जाएगा हमारे पास साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स r² माइनस c² अंडर रूट ओवर r प्लस, ये आ जाएगा r² माइनस c² अंडर रूट डिवाइडेड बाय 2, और ये किसके बराबर आएगा आगे, ये r² से ये r² कैंसिल, c² का अंडर रूट लिया तो वो c हो जाएगा, तो लिहाजा हम यहाँ लिख देते हैं
सी इससे पहले लिख देते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं सी, और फिर ये वाला फैक्टर आर स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अंडर रूट डिवाइडेड बाय 2। तो अब आप देखिए यहाँ से ये 2 और ये 2 ये कॉमन है 1/2, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर बन जाएगा हमारे पास 2/3। तो हम उसको लिख लेते हैं 2/3 सी क्यूब डिवाइडेड बाय, नीचे आ जाएगा आर स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स आर स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अंडर रूट ओवर आर प्लस सी इंटू आर स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अंडर रूट, ये हमारे पास आ गया। अब और ये x2 के बराबर है, ठीक है जी। अब याद रखें हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था एफएससी में कि साइन इनवर्स ए माइनस साइन इनवर्स बी हो तो ये बराबर होता है साइन इनवर्स ए इंटू 1 माइनस बी स्क्वेयर अंडर रूट माइनस बी इंटू 1 माइनस ए स्क्वेयर अंडर रूट, ये फार्मूला होता है। अब हमारे इस केस में ए यहाँ पे 1 के बराबर है और बी हमारे पास आर स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर अंडर रूट और आर के बराबर है, तो वैल्यू पुट कर दें यहाँ पे। दिस इंप्लाइज क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स आर स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर अंडर रूट ओवर आर, दिस इज इक्वल टू साइन इनवर्स ए की जगह आ जाएगा 1 और फिर ये हो जाएगा 1 माइनस बी स्क्वेयर, अब बी की जगह आ जाएगा ये आर स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर अंडर रूट डिवाइडेड बाय आर और इस सारे का स्क्वेयर माइनस फिर आ गया बी की जगह आ जाएगा यही वाला फैक्टर आर स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर अंडर रूट ओवर आर इंटू 1 माइनस, अब ये ए की जगह है 1 तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, तो एक्चुअली ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 0, तो ये सारा फैक्टर क्या हो जाएगा 0 के बराबर। तो हमारे पास फिर बाकी क्या रह गया, साइन इनवर्स, अब ये 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही रहेगा, ये रहेगा अब हमारे 1 और ये स्क्वेयर है ये अंडर रूट है, आपस में कैंसिल, बाकी बच जाएगा आर स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर ओवर आर स्क्वेयर, ये आर स्क्वेयर हो जाएगा क्योंकि इन सब के ऊपर ये अंडर रूट भी है, और ये हो जाएगा अंडर रूट। इसको थोड़ा सा, और ये माइनस 0, इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स आर स्क्वेयर माइनस आर स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर ओवर आर स्क्वेयर, एलसीएम लिया आर स्क्वेयर, तो ये हो जाएगा हमारे पास साइन इनवर्स, ये आर स्क्वेयर से आर स्क्वेयर कैंसिल हो जाएगा, फिर ऊपर रह गया सी स्क्वेयर ओवर आर स्क्वेयर अंडर रूट, तो ये हमारे पास प्रैक्टिकली बन जाएगा फाइनली साइन इनवर्स सी ओवर आर। तो गोया साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स आर स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर अंडर रूट ओवर आर की जगह हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स सी ओवर आर। तो फिर हम यहाँ पे लिखते हैं therefore above equation becomes, क्या हो जाएगी, x2 इज इक्वल टू, ऊपर है 2/3 सी क्यूब 2/3 सी क्यूब डिवाइडेड बाय
डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर और इंटू उस सारे फैक्टर की जगह आ जाएगा साइन इनवर्स सी ओवर आर, और उससे आगे लिखा हुआ है प्लस सी इंटू आर स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, प्लस सी इंटू आर स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अंडर रूट। यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक, ये जो हमने यहाँ पे इंटीग्रेट किया था तो यहाँ से यहाँ पे आएगा प्लस, ये प्लस आएगा, ये मैंने अभी चेक किया है, ये प्लस होता है। तो ये जब प्लस था तो यहाँ पर भी हमारे पास आ जाएगा प्लस, और जब ये माइनस होगा मल्टीप्लाई करके तो ये वाला फैक्टर माइनस और ये भी फैक्टर माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर भी आ जाएगा माइनस। ठीक है जी, तो इसको फिर मज़ीद ये भी माइनस हो जाएगा, जहाँ जहाँ पे प्लस है वहाँ पे अब हमें माइनस करना पड़ेगा, और ये भी माइनस करना पड़ेगा, तो ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, और आखिर में ये जो एलिमेंट है यहाँ पर भी माइनस होगा। तो अब देखें गौर से, दिस इम्प्लाइज x2 इज इक्वल टू 2/3 c क्यूब डिवाइडेड बाय, ये इसको हम लिख सकते हैं लैम्डा बाय इक्वेशन नंबर 5। कैसे, गौर से देखें, ये देखें, ये जो इक्वेशन नंबर 5 में हमने लिखा था लैम्डा आर स्क्वायर साइन इनवर्स सी ओवर आर माइनस सी इंटू आर स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये एग्जैक्टली हमारे पास यहाँ पे इंटीग्रेशन के बाद ये रिजल्ट आया है, आर स्क्वायर साइन इनवर्स सी ओवर आर माइनस सी इंटू आर स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अंडर रूट। तो इसको फिर हम लिख सकते हैं x2 इज इक्वल टू 2c क्यूब ओवर 3 लैम्डा। तो गोया हमने x2 भी फाइनली निकाल लिया है। इसको आप कह दें इक्वेशन नंबर 6। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 6 आ गई। तो अब हमने m1 m2 x1 x2 सारे निकाल लिए, तो इन सारी वैल्यूज हम पुट कर देते हैं इक्वेशन 1 में। हम लिखते हैं पुट ऑल वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1। मैं यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 आपको अलग से भी लिख के दे देता हूँ। इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास है x बार इज इक्वल टू m1 x1 माइनस m2 x2 डिवाइडेड बाय m1 माइनस m2। तो इसमें हम पुट करते हैं x सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू x m1 बराबर है हमारे पास पाई रो पाई आर स्क्वेयर, और x1 हमारे पास है 0 के बराबर। आपको दिखा भी देता हूँ, ये है हमारे पास m1 रो पाई आर स्क्वेयर और x1 0 के बराबर हमने निकाला हुआ है। माइनस हो जाएगा m2 x2, m2 है हमारे पास, देखें किसके बराबर है m2, ये है रो लैम्डा। तो ये हमने यहाँ पे लिखा, और रो लैम्डा रो चले लिखते इनटू x2, और x2 अभी हमने निकाला है, दैट इज 2c क्यूब ओवर 3 लैम्डा डिवाइडेड बाय m1 विच इज इक्वल टू पाई रो आर स्क्वेयर। एक ही बात है, लेकिन चले हम जो तरतीब है उसी से लिखते हैं, और रो पाई आर स्क्वेयर माइनस m2, और m2 है हमारे पास रो लैम्डा।
तो यहाँ से अब देखें इस लैम्डा से ये लैम्डा कैंसिल हो गया, बाकी हमारे पास क्या बच गया, न्यूमरेटर में ये सारा फैक्टर 0 के बराबर, तो ये माइनस ऊपर रह जाएगा रो इंटू 2c³ ओवर 3 डिवाइडेड बाय, यहाँ से आप देखें तो कॉमन क्या है, रो को हमने बाहर निकाल लिया, बाकी रह गया हमारे पास पाई आर स्क्वायर माइनस लैम्डा। अब यहाँ से हमारे पास ये रो से रो भी कैंसिल हो गया, तो दिस इम्प्लाइज x बार इज इक्वल टू -2/3 c³ डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर माइनस, अब ये लैम्डा की जगह पे प्रॉपर लैम्डा की वैल्यू हम पुट कर देते हैं, वो किसके बराबर है, अभी जो हमने निकाली थी वो ये इसके बराबर है, आर स्क्वायर साइंस इनवर्स सी ओवर आर स्क्वायर साइन इनवर्स सी ओवर आर, ये माइनस लैम्डा लिख रहे हैं तो फिर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस सी इंटू आर स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा प्लस सी इंटू आर स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अंडर रूट, ये आ गया हमारे पास। नाउ पुट r is equal to 1 foot and c is equal to 1/2 feet, देन तो फिर हमारे पास क्या बनेगा, ये हम कहाँ से कर रहे हैं, ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट में दिया हुआ है, और से देखिए r इज इक्वल टू 1 फीट एंड c इज इक्वल टू 6 इंचेस जो कि हाफ फुट के बराबर होता है, तो हमने ये 1/2 फुट यहाँ पे पुट करना है, सो देयरफॉर हमारे पास क्या आ जाएगा, x बार इज इक्वल टू -2/3, c की जगह आ जाएगा 1/2 का क्यूब विच इज इक्वल टू 1/8 डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर, पाई आ जाएगा 3.14, आर स्क्वायर आर इज इक्वल टू 1, तो आर का 1 का स्क्वायर चले माइनस 1 का स्क्वायर, वैल्यू पुट करते जाएं, साइन इनवर्स सी ओवर आर, सी हमारे पास है 1/2, आर है हमारे पास 1 पुट कर दिया, प्लस फिर आगे चलें, सी हमारे पास है 1/2 और अंडर रूट के अंदर हो जाएगा 1, आर इज इक्वल टू 1, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, माइनस सी है हमारे पास 1/2, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 1/4। अब इसको हमने थोड़ा सा सॉल्व करना है, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 12, तो ये हो जाएगा 1/12, और 1/12 चलें अभी एक स्टेप लिख लेते हैं, 1/12 माइनस के साथ डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा 3.14 माइनस साइन इनवर्स 1/2, ये हमारे पास होता है पाई/6, तो उसको हम लिख सकते हैं 3.14 डिवाइडेड बाय 6, यहाँ पे आप लिख लें साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू पाई/6, जिसको हम लिख सकते हैं 3.14 डिवाइडेड बाय 6, और आखिर में आ जाएगा प्लस 1/2 इंटू, ये सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3√2। तो अब हम यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेटर यूज़ करता हूँ मैं, दिस इम्प्लाइज x बार हमारे पास आ जाएगा -1/12, तो मैं अब यहाँ पे अपना कैलकुलेटर ऑन कर रहा हूँ, 1 डिवाइडेड बाय 12, तो ये आ गया हमारे पास 0.0833 माइनस के साथ डिवाइडेड बाय हो जाएगा 3.14 माइनस, अब ये 3.14 जब इसको मैंने 6 पे डिवाइड किया
तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.5233 और प्लस आगे आ जाएगा 3 अंडर रूट जो कि बराबर होता है 1.732 और डिवाइडेड बाय 4 करें तो ये हमारे पास आ जाएगा डिवाइडेड बाय 4 किया तो ये हो जाएगा 0.4, यहाँ पे लिख लेते हैं 0.4330, तो ये हो जाएगा हमारे पास -0.0833। डिवाइड कर देते हैं इसको। अब नीचे वाले सारे में फैक्टर प्लस कर रहा हूँ, 3.14 प्लस 0.433 माइनस किया 0.5233, so this is equal to 3.0497। so यहाँ से हमारे पास आ जाएगा दिस इम्प्लाइज x बार इज इक्वल टू 0.0833 divided by 3.0497, so this is equal to 0.273, 0 माइनस के साथ होगा -0.0273 और ये हमारे पास क्या है फीट में आ रहे हैं। तो जब क्वेश्चन में आंसर जो है वो इंचेस में है तो इसको हम अगले स्टेप में लिख लेते हैं। दिस इम्प्लाइज 0.0273 मल्टीप्लाई बाय 12। तो जब हमने इसको 12 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये आ जाएगा हमारे पास -0.328 इंचेस। और डियर स्टूडेंट ये हमारा आंसर है। क्योंकि डिस्टेंस हमने मालूम करना था तो डिस्टेंस के लिए हम नेगेटिव साइन यूज़ नहीं करते, तो यहाँ पे जाके हम इसका नेगेटिव साइन ख़त्म कर देते हैं और यहाँ पे सिर्फ सिंपली इसकी वजाहत कर देंगे कि नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट center of mass of the remaining part lies on the left side of the center of the circular डिस्क। क्या मतलब कि ये नेगेटिव साइन इंडिकेट करता है कि जो सेंटर ऑफ मास है वो इस सेंटर के लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कर जाएगा, क्योंकि राइट साइड पे जो वैल्यूज़ होती हैं हम जानते हैं पॉजिटिव होती हैं और लेफ़्ट साइड पे जो वैल्यूज़ होती हैं वो नेगेटिव होती हैं। तो स्टूडेंट ये हमारा आज का लेक्चर था। आई होप कि ये बहुत डिटेल से सवाल समझाया, खासा लेंथी भी था, घंटा तकरीबन गुजर गया। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं बहुत जल्द अपनी नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए इजाज़त।